तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर वी लव्ड यूट्यूब चैनल इंडोलोगस। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 9 रहने वाला है पॉलिटी सीरीज का, जहां पर हम पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल्स देखेंगे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम अपने लास्ट लेक्चर्स में क्या देखा, हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स देखे थे। पहले हम क्या करते थे, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते थे और फिर क्वेश्चंस करते थे। बट आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस से ही चालू करेंगे और उसके अराउंड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट जो रहेगा हमारे क्वेश्चंस से रिलेटेड, वो मैं आपको समझाता चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में देख लिया कि पार्ट 5 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 5 चैप्टर्स आते हैं। अब उन 5 चैप्टर्स में हम पहला चैप्टर देख रहे थे यूनियन एग्जीक्यूटिव का, जिसमें आर्टिकल्स 52 से 78 तक है। हमने 72 तक तो देख लिया था, पार्डनिंग पावर जो कि प्रेसिडेंट के पास होती है। 73 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम 74 को चालू करेंगे। ओके, तो क्वेश्चंस के साथ चालू करते हैं और उसके अराउंड आर्टिकल्स और जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसको समझते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स अ पर्सन कैन सर्व एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसकी देखिए, इसकी कोई लिमिट रहती नहीं है। इसकी कोई लिमिट नहीं रहती है हमारे यहाँ। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, एक पर्सन चाहे तो मैक्सिमम टाइम सर्व कर सकता है, इनफाइनाइट टाइम जो है वो सर्व कर सकता है। सो राइट आंसर होगा नो लिमिट। बट यूएसए में क्या रहता था, यूएसए में ऐसा रहता था कि जो भी पर्सन प्रेसिडेंट बन रहा है वो एज अ प्रेसिडेंट जो है वो 2 टाइम ही सर्व कर सकता है। मैक्सिमम लिमिट वहां पर होती थी 2 टाइम्स प्रेसिडेंट बनने की, यूएसए में। हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट भी और प्राइम मिनिस्टर भी मैक्सिमम टाइम सर्व कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब ये आर्टिकल 74 बता रहे हैं। अब 72 तक तो हमने पीछे पढ़ लिया, चलिए तो 73 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ते हैं। 74 से चालू करते हैं। तो 74 हम समझ लेते हैं। अब देखिए, 74 आर्टिकल में क्या है। 74 आर्टिकल में आपके बताया गया है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे प्लस प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्राइम मिनिस्टर रहेगा विथ एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेगा एडवाइस देने को, किसको, प्रेसिडेंट को। अब ये प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस देंगे उसको हमने बाइंडिंग कर दिया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ। इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने ये कह दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की जो भी एडवाइस रहेगी प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग इन नेचर रहेगी। बट 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में हमने क्या कहा कि फर्स्ट नेचर में जो भी एडवाइस दी जाएगी वो बाइंडिंग नहीं होगी। मतलब प्रेसिडेंट बोल सकता है उनसे कि आपने मुझे जो भी एडवाइस दी है, पहले आप उसको रिकंसीडर करो। फिर बाद में रिकंसीडर्ड एडवाइस दी जाएगी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू प्रेसिडेंट को, वो सेकंड नेचर में बाइंडिंग होगी। मतलब बाइंडिंग तो है। 42nd अमेंडमेंट ने तो ये डायरेक्टली कह दिया था कि बाइंडिंग ही रहेगी, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये कह दिया फर्स्ट नेचर में बाइंडिंग नहीं होगी, बट जो रिकंसीडर्ड एडवाइस रहेगी वो बाइंडिंग रहेगी। अब जो हमारा प्राइम मिनिस्टर रहता है, प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहता है। ओके, साथ ही साथ इसको डिफैक्टो हेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफैक्टो हेड। डिफैक्टो हेड बोलते हैं। वैसे ही हमारा प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, नॉमिनल हेड बोलते हैं, नॉमिनल हेड। अब देखते हैं 75 आर्टिकल। 75 आर्टिकल में क्या है, 75 आर्टिकल आपको बताएगा अपॉइंटमेंट, किसका अपॉइंटमेंट बताएगा आपको, अपॉइंटमेंट बताएगा आपको प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। और ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी कौन अपॉइंट करेगा, हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी हमारा प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। ओके, प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। और ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स वो डिसाइड करेगा प्राइम मिनिस्टर कि कौन कौन उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे। उनको भी कौन अपॉइंट करेगा, आपका प्रेसिडेंट करेगा। आर्टिकल 75। 75 हो गया हमारा। क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर। देखिए, पहले हमारे प्लानिंग कमीशन रहा करती थी। मार्च 1950 में ये फॉर्म हुई थी प्लानिंग कमीशन, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे। और इसका जो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन जो रहता है प्लानिंग कमीशन का, वो प्राइम मिनिस्टर ही रहता है।
अब ये प्लानिंग कमीशन को हमने बदल दिया, किससे बदल दिया हमने, नीति आयोग से बदल दिया, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये रिप्लेसमेंट कब हुआ था प्लानिंग कमीशन का नीति आयोग में? 1 जनवरी 2015 में। करंट में चेयरमैन कौन है? करंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है नरेंद्र मोदी जी। What is the minimum age to become the Prime Minister of India if he or she is a member of राज्य सभा? देखिए, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर बनने की मिनिमम एज होती है 25 ईयर्स। बट अगर कैंडिडेट जो है वो राज्यसभा का मेंबर है, तो उसके लिए हमारी मिनिमम एज क्या रहेगी? 30 ईयर्स रहेगी। ओके, अगर कैंडिडेट जो है वो राज्यसभा का मेंबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्योंकि जल्दबाजी में लोग क्या करेंगे, 25 पिक कर देंगे, पर पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि अगर वो मेंबर है राज्यसभा का, तो मिनिमम एज 30 ईयर्स रहेगी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। ये आर्टिकल्स को हम पढ़ लेंगे आगे। अब देखिए, ये सब लिस्ट है पूरे प्राइम मिनिस्टर्स की हमारे अभी तक जो रहे। इसमें कुछ बातें याद रखिएगा। कुछ बातें ऐसे जैसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन रहा? हमारा जवाहरलाल नेहरू जी रहे। ओके, वो लॉन्गेस्ट सर्विंग में आ जाते हैं। अब शॉर्टेस्ट का पूछ ले आपसे, तो शॉर्टेस्ट में दो तीन नाम याद रखिए, जैसे गुलजारी लाल नंदा जी। गुलजारी लाल नंदा जी जो थे वो 26 डेज तक सर्व करा उनने एज अ प्राइम मिनिस्टर। और वो 13 डेज का पीरियड रहा। दो पीरियड थे 13 डेज के। ओके। फिर उसके बाद हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी आए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहले तो 13 डेज सर्व करा, फिर 13 मंथ सर्व करा, फिर जाके उनका 5 ईयर्स का टेन्योर पूरा हुआ। और चौधरी चरण सिंह जी भी थे, और उनका टेन्योर रहा था 170 डेज का। ओके, पहले नंबर पे आ गए आपके शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर में गुलजारी लाल नंदा जी। फिर हमारे कौन आ गए? फिर हमारे अ, अटल बिहारी वाजपेयी जी आ गए। फिर हमारे चौधरी चरण सिंह जी आ गए। लॉन्गेस्ट सर्विंग में कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू जी रहे, जिनने सर्व करा 16 साल, 16 ईयर्स और 286 डेज। 286 डेज। अब और आर्टिकल्स देख लेते हैं। अभी हमने आर्टिकल्स कहाँ तक देख लिए? 75 तक देख लिए। अब जो 76 आर्टिकल हमारा रहता है, 76 आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया के बारे में बताया गया है। 77 आर्टिकल में बताया गया है जो भी बिजनेस कंडक्ट होगा, जो भी बिजनेस कंडक्ट होगा आपका, बिजनेस कंडक्ट से मतलब है जो भी आपका एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, वो ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट लिया जाएगा। ओके, ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस परफॉर्म करेगी, वो ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट परफॉर्म करेगी। आर्टिकल 77 है। 78 आपको बताएगा कि ड्यूटीज, किसकी ड्यूटीज? ड्यूटीज बताएगा प्राइम मिनिस्टर की टूवर्ड्स द प्रेसिडेंट। ओके, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी टूवर्ड्स द प्रेसिडेंट। अब मैं ये सब चीजें लिख तो नहीं सकता हूँ, तो मेरी बात को अच्छे से सुनते चलिएगा। प्राइम मिनिस्टर्स की ड्यूटी टूवर्ड्स द प्रेसिडेंट। और ड्यूटीज से मतलब है कि उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा डिसीजन को, इन्फॉर्मेशन को प्रेसिडेंट से, जो भी पार्लियामेंट में हो रहा है प्रेसिडेंट से उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे 78 तक हमने पढ़ा था, 52 से 78 तक चैप्टर नंबर 1 है हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 का। अब हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर 2 हमारा आ जाता है पार्लियामेंट। चैप्टर 2 हमारा आ जाएगा पार्लियामेंट। ओके, और वो चैप्टर 2 हमारा पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल नंबर 79 से 122 तक है। आर्टिकल 79 में क्या है? आर्टिकल 79 में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट कैसे बना? हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म होता है। वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया था? वो हमने लिया था यूके से, क्योंकि यूएस में तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। ये हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से लिया। यूके से लेने के बाद हमने क्या करा? अब हमारे यहाँ पार्लियामेंट में देखिए, सबसे पहले आ जाता है लोकसभा, लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल जिसको बोलते हैं। फिर राज्यसभा आता है, अपर हाउस, जिसको हम हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फिर हमारा पार्लियामेंट आ जाता है। और पार्लियामेंट के ऊपर भी हमारा नॉमिनल हेड रहता है, कौन? प्रेसिडेंट। ऐसे फॉलो होता है। अब कभी कभी पूछ लेता है ये कि फर्स्ट सिटिंग जो है लोकसभा की कब हुई? तो लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग याद रखिए, लोकसभा की जो पहली सिटिंग थी वो 17 अप्रैल को हुई। 17 अप्रैल 1952 को हुई। 17 अप्रैल 1952। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई? तो फर्स्ट मीटिंग जो है वो लोकसभा की और राज्यसभा दोनों की फर्स्ट मीटिंग जो है वो 13 मई को हुई। 13 मई ऑफ 1952। ओके।
13 मई ऑफ 1952, ये लोकसभा की पहली सिटिंग थी। और पहली मीटिंग पूछ ले, लोकसभा राज्यसभा दोनों की 13 मई 1952 में हुई। आर्टिकल नंबर 80 देखते हैं हम। आर्टिकल नंबर 80 में क्या है हमारा? आर्टिकल नंबर 80 में कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स बताया गया है। अब कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स से हमारा मतलब है राज्यसभा का कंपोजिशन कैसे होता है। याद रखिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछ ले हमारी राज्यसभा की, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 250 रहती है। उन 250 मेंबर्स में 250 मेंबर में हमारे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, वाइस प्रेसिडेंट जब पढ़ रहे थे। ये 250 मेंबर, 250 मेंबर्स में हमारे 238 मेंबर्स जो हैं वो कौन रहते हैं? वो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं हमारे स्टेट्स के या यूटीज के, है ना। और जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, उस फील्ड से करेगा। कौन सी फील्ड से? लिटरेचर का जो नॉलेज रखते हो, जो सोशल सर्विस से रिलेटेड हो, जो आर्ट का नॉलेज रखते हो, या साइंस से रिलेटेड हो। ओके, सो जो इन फील्ड से रिलेटेड नॉलेज रखते हो उनको 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कहाँ? राज्यसभा में। टोटल स्ट्रेंथ कितनी रहती है राज्यसभा की? 250 रहती है। और अभी बात करें करंट में स्ट्रेंथ कितनी है? करंट में हमारे पास 245 की स्ट्रेंथ है। मैक्सिमम कितनी रहती है? 250 रहती है। करंट में 245 है। 245। सबसे ज्यादा सीट्स हमारे पास राज्यसभा में यूपी से आ जाती है। यूपी यूपी के पास टोटल 31 सीट्स हैं। आर्टिकल 81 क्या बोलेगा? आर्टिकल 81 हमें बताता है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा का कंपोजिशन। अब देखिए, लोकसभा के कंपोजिशन में याद रखिए, मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ लोकसभा की अभी हमारे पास है 550। ओके। और करंट में अभी कितनी है? मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ 550 है, जिसमें से करंट में अभी हमारे पास है 543। 543। अब इन 550 में 530 जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है हमारा। वो डायरेक्ट इलेक्शन 530 मेंबर्स हमारे कहाँ से आते हैं? यूटी से आते हैं, वो सॉरी स्टेट से आते हैं। 530 मेंबर हमारे स्टेट से आते हैं। और जो बचे 20 मेंबर हैं वो हमारे यूटी से आते हैं, इसको याद रखिए। पॉसिबल स्ट्रेंथ मैक्सिमम कितनी है? 550। करंट में 543 है। इन 550 में देखें तो 530 स्टेट से आएंगे डायरेक्ट इलेक्शन, और 20 जो है वो हमारे यूटी से आते हैं। अगर 2019 तक का देखें या उससे पहले देखें तो हमारे यहाँ एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट फॉलो होता था, जहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता था लोकसभा के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। वो हमने 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उससे हमने एंग्लो इंडियन कॉन्सेप्ट को हटा दिया था। तो पहले हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ 552 हुआ करती थी, अब हमारे पास 550 है, क्योंकि एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने हटा दिया 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो 2019 में हुआ और जो 2020 में पास हुआ। ओके। तो ये हमारी हो गई लोकसभा की बात। अब लोकसभा से भी हमारी यूपी से सबसे ज़्यादा सीट्स आ जाती हैं। ऐसे ही आर्टिकल और देख लेते हैं हम। 82 भी आर्टिकल देख लेते हैं। 82 आर्टिकल हमने, अगर आपने सेंसस वाला लेक्चर देखा हो, बात करी थी हमने रीएडजस्टमेंट होगा सीट्स का आफ्टर ईच सेंसस, जो डिलिमिटेशन के बारे में बताता था। डिलिमिटेशन सेंसस, ये हमने सेंसस वाले लेक्चर में पढ़ा था। आर्टिकल 83 क्या बताएगा? आर्टिकल 83 आपको बताएगा ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये ड्यूरेशन के बारे में बताता है, ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब जो राज्यसभा है, राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है। राज्यसभा आपका परमानेंट हाउस है, मतलब ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता। ओके। इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है। बट राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स रहते हैं, राज्यसभा के जितने भी आपके मेंबर्स रहते हैं, उनका ड्यूरेशन रहता है 6 साल का, 6 ईयर्स का। और हर 2 साल में राज्यसभा से, हर 2 साल में जो है 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं और न्यू मेंबर्स जो है वो ज्वाइन करते हैं। ऐसे ही लोकसभा हो गई आपकी। लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा आपका डिसॉल्व हो जाता है और लोकसभा के मेंबर्स जितने भी रहते हैं उनका टेन्योर ही 5 ईयर्स का रहता है, इसको याद रखिए। और लोकसभा इमरजेंसी के टाइम पे 1 साल के लिए बढ़ा दी जाती है, और 1 साल से ज़्यादा भी बढ़ सकती है जब तक इमरजेंसी रहे। बट आफ्टर इमरजेंसी, जब आपकी इमरजेंसी जो है वो एंड हो जाएगी ना, तो आफ्टर इमरजेंसी जो है आपको, आफ्टर इमरजेंसी 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। 5 साल इसका पीरियड रहता है, मेंबर्स का भी 5 साल पीरियड रहता है। पीछे हमने राज्यसभा में देखा, वो परमानेंट हाउस है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, बट मेंबर्स का ड्यूरेशन 6 ईयर्स का रहता है। ओके।
अब बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 84 के बारे में। आर्टिकल 84 हमें क्वालिफिकेशन बताता है फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा का सदस्य बनना है आपको तो आपकी एज मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनना है आपको तो मिनिमम एज आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपको पीएम बनना है तो उसके लिए भी 25 ईयर्स चाहिए, बट अगर आप राज्यसभा से आते हैं तो मिनिमम एज 30 हो जाती है आपकी, पीछे हमने देखा एक क्वेश्चन में। ओके। सो ये हो गई, और प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया आप होने चाहिए। आर्टिकल 85 हम देख लेते हैं। आर्टिकल 85 में सेशंस ऑफ पार्लियामेंट बताया, पार्लियामेंट के कितने सेशंस होते हैं। देखिए वैसे तो 3 सेशंस होते हैं हमारे। पहले रहता है बजट सेशन, फिर मॉनसून सेशन, फिर हमारा विंटर सेशन रहता है। बजट सेशन सबसे बड़ा सेशन रहता है, लॉन्गेस्ट रहता है ये। और हमारा विंटर सेशन सबसे शॉर्टेस्ट रहता है 3 सेशन में। ओके। अब एक साल में जो है वो कम से कम 2 सेशन होना अनिवार्य है। मतलब मैक्सिमम गैप जो है सेशंस के बीच में वो 6 मंथ का रह सकता है। एक साल में कम से कम 2 सेशन इसलिए होना अनिवार्य है। मैक्सिमम गैप 6 मंथ्स का रह सकता है सेशंस के बीच में। ओके। और नॉर्मल केस में तो 3 सेशंस होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर। विंटर वाला सबसे छोटा और बजट वाला सेशन हमारा सबसे बड़ा रहता है। अब इस आर्टिकल 85 में प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर रहती है, जैसे अगर सम्मन करना हो, सम्मन का मतलब बुलाना हो हमारे सेशन को, है ना। और प्रोरोग्यू करना, प्रोरोग्यू का मतलब होता है सेशन को एंड करना हो, तो कौन करेगा, ये हमारा प्रेसिडेंट करता है। सम्मन मतलब बुलाता भी है, और एंड कौन करता है, वो भी प्रेसिडेंट ही करता है। और लोकसभा को डिसॉल्व करने की बात आती है, लोकसभा को डिसॉल्व भी कौन करेगा, हमारा प्रेसिडेंट करेगा, याद रखना इस बात को। अब आर्टिकल 86 समझ लेते हैं। आर्टिकल 86। हम्म। ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 85। आर्टिकल 86 क्या बोलता है? आर्टिकल 86 बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास कुछ राइट्स रहते हैं। भैया प्रेसिडेंट के पास क्या राइट्स रहते हैं? प्रेसिडेंट के पास ये राइट्स रहता है कि वो किसी भी हाउस को जो है वो एड्रेस कर सकता है। ओके। किसी भी हाउस को एड्रेस कर सकता है, और वो प्रेसिडेंट जो है वो साथ ही साथ कुछ भी मैसेज सेंड कर सकता है पार्लियामेंट में रिगार्डिंग टू एनी बिल। कोई सा बिल पेंडिंग हो उससे रिलेटेड भी, तो वो सेंड कर सकता है मैसेजेस भी। ये आर्टिकल 86 हो गया। ऐसे ही 87 है, वो भी प्रेसिडेंट के राइट के बारे में बताता है। स्पेशल राइट मतलब स्पेशल एड्रेस। प्रेसिडेंट का हमारे स्पेशल एड्रेस होता है, ये हमारे आर्टिकल 87 बताएगा। स्पेशल एड्रेस से क्या मतलब है? स्पेशल एड्रेस से मतलब है जब भी हमारे जनरल इलेक्शन होता है ना लोकसभा का, उसके बाद जो पहला सेशन होता है पार्लियामेंट का, उसको एड्रेस कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करता है। और प्रेसिडेंट वो सेशन भी एड्रेस करेगा जो हमारे फर्स्ट सेशन रहेगा हर साल में। मतलब बिगनिंग में जो फर्स्ट सेशन होता है ना हमारा बिगनिंग में, वो फर्स्ट सेशन भी हर साल में, एवरी ईयर, कौन एड्रेस करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। ये आर्टिकल 87 है। 88 क्या बताएगा? आर्टिकल 88 ये बताता है कि मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल, जो मिनिस्टर्स हैं हमारे और अटॉर्नी जनरल है, वो किसी भी हाउस में जाके अपना पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू, शेयर कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोसीडिंग को, कोई से भी हाउस में जाके। ओके। आप मतलब अपना पीओवी भी रख सकते हैं और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं पूरी प्रोसीडिंग जो भी हो रही है उधर पर। बट ये लोग जो हैं वो वोट नहीं कर सकते। वोट वो उसी हाउस में करेंगे जिसके वो मेंबर्स हैं। जैसे मिनिस्टर्स जो हैं, अगर राज्यसभा का मेंबर है तो वो राज्यसभा लोकसभा दोनों में बोल सकता है, बट राज्यसभा में ही वोट कर पाएगा जिसका वो मेंबर्स है। ओके। जिसका भी वो मेंबर है उसमें वोट कर पाएगा, बोल वो दोनों हाउस में सकता है। अटॉर्नी जनरल किसी हाउस का मेंबर नहीं रहता, इसलिए ये तो वोट कभी कर ही नहीं सकता। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में हमने देखा। अब 89 हम आगे पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। A time period of dash is given to the Rajya Sabha on the recommendation of the money bill after it is passed by the Lok Sabha। देखिए मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कहाँ पर होता है? मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा आपका लोकसभा में। और प्रायर रिकमेंडेशन लगती है, किसकी रिकमेंडेशन लगेगी? आपकी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगेगी बिफोर इंट्रोडक्शन। प्रेसिडेंट ने रिकमेंड कर दिया, फिर आपका मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है हमेशा लोकसभा में। लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने के बाद 14 डेज का पीरियड रहता है राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास 14 डेज का पीरियड रहता है। वो मनी बिल को कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, कभी भी अमेंड नहीं कर सकता राज्यसभा। बट हाँ, रिकमेंडेशंस दे सकता है लोकसभा को इससे रिलेटेड। अब जो भी वो रिकमेंडेशन देगा लोकसभा को, ये लोकसभा के ऊपर है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। मतलब ये रिकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग नहीं होती। ओके। सो राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर है, जैसे वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, अमेंडमेंट नहीं कर सकता, रिकमेंडेशन जरूर दे सकता है, बट वो भी बाइंडिंग नहीं होगी।
14 डेज के अंदर आपको देना पड़ेगा राज्यसभा को, लोकसभा को वापस करना पड़ेगा ये मनी बिल। अगर 14 डेज बीत गए और वापस नहीं करा तो वो डिफॉल्ट पास हो जाता है। और ये भी याद रखना कि जो भी मनी बिल है, कोई सा भी बिल जो है वो मनी बिल होगा या नहीं होगा, वेदर द बिल विल बी द मनी बिल और नॉट, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा हमारा लोकसभा का स्पीकर। ओके, लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा। तो आंसर होगा इसका 14 डेज राज्यसभा के पास पीरियड रहता है। और आर्टिकल नंबर 110 में डेफिनेशन मेंशन है किसकी? मनी बिल की। अब हम आगे के आर्टिकल्स देख लेते हैं। देखिए, जो हमने 88 तक पढ़ लिए, अब 89 आर्टिकल भी मैं आपको बता ही दूं। जो हमारे पास 89 आर्टिकल रहता है वो क्या बताएगा? वो बताएगा हमको चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में। डिप्टी चेयरमैन हो गया और चेयरमैन हो गया कौन? राज्यसभा का। पीछे हमने लेक्चर्स में देखे, अपने लास्ट लेक्चर में, जो राज्यसभा का चेयरमैन रहता है वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन रहता है राज्यसभा का। और डिप्टी चेयरमैन अभी हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 89 में डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन के बारे में। ये याद रखना, जो चेयरमैन होता है हमारा राज्यसभा का, वो चेयरमैन जो है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। मतलब जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। बट हमारा डिप्टी चेयरमैन है जो राज्यसभा का, वो हमारा मेंबर होता है राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा ही इलेक्ट करती है किसको? डिप्टी चेयरमैन को। सो ये जो है वो मेंबर होता है। ओके, चेयरमैन मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का। और डिप्टी चेयरमैन जो है वो मेंबर होता है राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा ही इलेक्ट करती है डिप्टी चेयरमैन को। आर्टिकल 90 क्या बताएगा? आर्टिकल 90 बताएगा वैकेशन, वेकेशन, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्योंकि हम चेयरमैन का तो लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट का तो देख चुके हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं वैकेशन, रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑफ डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन को जब भी रेजिग्नेशन जो है वो देना हो तो वो किसको रेजिग्नेशन देगा? वो रिजाइन या रेजिग्नेशन देगा अपना चेयरमैन को, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और चेयरमैन को जब भी देना होता था, वाइस प्रेसिडेंट किसको देता था? प्रेसिडेंट को देता था। डिप्टी चेयरमैन का रिमूवल कैसे होता है? डिप्टी चेयरमैन का रिमूवल होता है सेम वाइस प्रेसिडेंट के जैसे जहाँ पर इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है। पीछे हमने लेक्चर में देखा था, वाइस प्रेसिडेंट का भी हमने रिमूवल करा था तो इफेक्टिव मेजोरिटी ही लगाई थी हमने राज्यसभा में। यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन का भी हम जब रिमूवल करेंगे तो इफेक्टिव मेजोरिटी ही लगाएंगे राज्यसभा में। ओके, 91 क्या बताएगा? यही तो फायदा है, अगर आप पीछे के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं ना तो अब बहुत चीज़ें जो हैं वो बहुत आसान हो जाएंगी। 91 बताता है हमें पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन की पावर, अगर वेकेंट है सीट चेयरमैन की तो वो एज अ चेयरमैन एक्ट कर सकता है डिप्टी चेयरमैन। 92 क्या बताएगा? 92 ये बताता है कि रेस्ट्रिक्शन पुट करता है, रेस्ट्रिक्शन। ओके, जो प्रिसाइडिंग पावर रहती है ना, प्रिसाइड करने की, सदन को चलाने की, राज्यसभा को चलाने की, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की जो पावर रहती है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। कब? जब उनके अगेंस्ट जो है वो रिमूवल मोशन हो। जब भी रिमूवल मोशन आएगा तो उनकी पावर जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो प्रिसाइड नहीं कर सकते राज्यसभा को। ओके, प्रिसाइडिंग पावर उनकी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। 92 ये बताएगा। 93 अब हमारा लोकसभा के बारे में। लोकसभा के स्पीकर हो गए और लोकसभा का डिप्टी स्पीकर हो गए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों हमारी लोकसभा के मेंबर्स रहते हैं, इसको याद रख लेना। पीछे क्योंकि चेयरमैन हमारा मेंबर नहीं रहता था, डिप्टी चेयरमैन रहता था राज्यसभा का। यहाँ पर हमारे स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों जो है वो मेंबर हमारे रहते हैं लोकसभा के, क्योंकि दोनों को ही लोकसभा के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। अब स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देता है और डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? स्पीकर को देगा। स्पीकर हमेशा रूलिंग पार्टी का होता है और डिप्टी स्पीकर हमेशा कौन होता है? अपोजिशन की पार्टी का, अपोजिशन की पार्टी का। 93 ये हो गया। अब 94 देख लेते हैं। 94 में सेम, 94 में वैकेंसी बताएगा, वैकेंसी, रेजिग्नेशन, रिमूवल। ओके, वैकेंसी, रेजिग्नेशन, रिमूवल बताएगा। वही बात है कि डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देगा, स्पीकर जो है वो डिप्टी स्पीकर को देगा लोकसभा का। और इनकी रिमूवल में भी लोकसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी ही लगती है, इफेक्टिव मेजोरिटी लगेगी। 95 क्या बताएगा? 95 ये बताएगा पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर टू परफॉर्म सम ड्यूटीज एज अ स्पीकर। मतलब जब भी हमारा स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रेजेंट नहीं रहेगा, सीट वैकेंट है, तो डिप्टी स्पीकर परफॉर्म कर सकता है स्पीकर्स की ड्यूटी। 96 वही रेस्ट्रिक्ट,
जो भी उसकी प्रेसाइडिंग पावर रहती है डिप्टी स्पीकर की और स्पीकर की प्रेसाइडिंग पावर, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। कब रेस्ट्रिक्ट हो जाती है? वो प्रेसाइड नहीं कर सकते हैं जब उनके अगेंस्ट जो है वो रिमूवल मोशन आए, उनको हटाने की बात करी जा रही हो। 97 में क्या रहेगा? 97 में आपकी सैलरीज के बारे में बताएंगे, सैलरीज और एलोवेंसेस। किसकी सैलरीज और एलोवेंसेस? आपके स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, चेयरमैन की और डिप्टी चेयरमैन की। कौन डिसाइड करेगा? ये आपका पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा अंडर द आर्टिकल ऑफ 97। ओके। 98 क्या बताएगा? 98 ये बताता है कि सिक्रेटेरिएट स्टाफ होता है। देखिए, सिक्रेटेरिएट एक स्टाफ होता है। वो दोनों हाउस का सेपरेट रहेगा, लोकसभा का अलग रहेगा, राज्यसभा का अलग रहेगा, आर्टिकल 98 के थ्रू। 99 क्या बताएगा? 99 ये बताता है ओथ एंड अफर्मेशंस। ओथ और अफर्मेशंस, ओथ का मतलब कौन? जो आस्तिक लोग लेते हैं। अफर्मेशंस जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं वो लेते हैं। ओथ एंड अफर्मेशंस जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो उन्हें लेना पड़ेगा, मेंबर्स को लेना पड़ेगा बिफोर टेकिंग और बिफोर ओवरटेकिंग देयर सीट्स। मतलब इलेक्शन के बाद उनकी ओथ्स और अफर्मेशन कौन कराएगा? प्रेसिडेंट कराता है। प्रेसिडेंट जो है एक प्रोटम स्पीकर को असाइन करता है, जो कि टेम्पररी स्पीकर की तरह एक्ट करता है, प्रोटम स्पीकर। वो ओथ दिलाता है, अफर्मेशंस दिलाता है उन मेंबर्स को जो कि इलेक्ट होके आए हैं लोकसभा में, आर्टिकल 99। ओके। अफर्मेशंस बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिफोर टेकिंग देयर सीट्स। 100 क्या बताएगा? 100 आपको बताता है कोरम के बारे में, वोटिंग इन हाउस या कोरम। देखिए, quorum से मेरा मतलब है कि मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जो भी हमारा सेशन होगा पार्लियामेंट का, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रिक्वायर्ड हैं? 1/10 ऑफ टोटल सीट। 1/10 ऑफ टोटल सीट्स का रिक्वायरमेंट है, इतने मेंबर्स तो कम से कम होने ही चाहिए अगर हमें सेशन जो है वो स्टार्ट करना है पार्लियामेंट का। आर्टिकल कौन सा? 100। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड एवरी 2 ईयर्स? हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर होते हैं और न्यू जो हैं वो इलेक्ट होते हैं। परमानेंट बॉडी है। ओके। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी नॉमिनेटेड एज मेंबर ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा की फर्स्ट मेंबर नॉमिनेट कौन हुई थी? फर्स्ट मेंबर नॉमिनेट हुई थी हमारी रुक्मणी देवी जी। अब आपको अगर ये पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा ये कौन सा डांस परफॉर्म करती हैं। इससे हम याद रख सकते हैं लिसास, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस और आर्ट। 12 मेंबर्स नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, कौन इलेक्ट करता है? राज्यसभा के मेंबर्स को। पीछे हमने देखा था ना, कौन इलेक्ट करेगा? राज्यसभा के मेंबर्स को। देखिए, लोकसभा नहीं करेगी, पीपल भी नहीं करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके। अब राज्यसभा की बात आ गई तो राज्यसभा में याद रख लेना 31 मेंबर्स सबसे ज़्यादा होते हैं यूपी के। राज्यसभा की सीट सबसे ज़्यादा कहाँ की है? यूपी की है, 31 मेंबर्स के साथ। स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन इलेक्ट करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा हमारे मेंबर ऑफ लोकसभा ही करते हैं। स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर हो गया, दोनों को इलेक्ट लोकसभा के मेंबर्स ही करते हैं। ये पूरे आर्टिकल्स हमने देख लिए। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट? कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा ही डिसाइड करेगा। प्राइम मिनिस्टर का तो कोई काम नहीं है, राज्यसभा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेसिडेंट जो है वो प्रायर रिकमेंडेशन पर ही लगता है। तो पूछा हमसे था कि डिसाइड कौन करेगा, तो स्पीकर करेगा। 110 में मनी बिल की डेफिनेशन है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? देखिए, मीरा कुमार जी फर्स्ट वुमेन स्पीकर रह चुकी हैं लोकसभा की। अब ईयर शायद 2009 था, एक बार इसको कंफर्म कर लेना अपने साइड से, मुझे अच्छे से याद नहीं, 2009 ही था शायद। फर्स्ट स्पीकर कौन रहा? जीवी मबलांका जी रहे। फर्स्ट वुमेन स्पीकर मीरा कुमार जी। करेंट स्पीकर 18 सेशन के ओम बिरला जी। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू होल्ड द मीटिंग ऑफ द लोकसभा इज, 1/10 मेंबर हमें चाहिए रहते हैं। After question hour, a motion moved by a member of parliament to draw the attention of executive for discussing a definite matter of public is, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडजर्नमेंट मोशन। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा? ये शायद हमने पिछले लेक्चर में या एक दो लेक्चर पहले देखा था। टोटल सीट्स 131 रहती है।
हमने आर्टिकल नंबर देखा था, आर्टिकल नंबर 330 में रहता है रिजर्वेशन एस सी एस टी का। एससी की 84 सीट्स आ जाती है, एसटी की 47 सीट्स आ जाती हैं। ये नया है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2023 में हुआ, उससे वुमेन का रिजर्वेशन वन थर्ड हमने जो है वो कंफर्म कर लिया, मतलब 33% ऑफ द टोटल सीट्स। हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा? ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल नंबर 108 में मेंशन है। प्रिसाइड कौन करेगा? हमेशा प्रिसाइड करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की सीट्स हैं यहाँ से, इसको याद रख लीजिए, आर्टिकल नंबर 80, सॉरी, हाँ, नॉट आर्टिकल नंबर 80। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीट्स आ जाती हैं आपके लोकसभा में। 80 सीट्स आ जाती हैं आपकी लोकसभा की यूपी से। कभी कभी क्वेश्चंस में पता है अरेंज करने को भी पूछ लेता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कुछ स्टेट्स में बता देता हूँ, उनके याद रखिएगा। जैसे यूपी को आप याद रखना, वेस्ट बंगाल को आप हमेशा याद रखना, बिहार को याद रखना, महाराष्ट्र कहाँ है, महाराष्ट्र को याद रखना। ओके, ये स्टेट्स की हमेशा पूछ लेता है क्वेश्चंस में। सबसे ज्यादा कहाँ की है लोकसभा सीट्स? यूपी की है, 80। पार्लियामेंट कंडक्ट सेशन ईच ईयर, 3 सेशन तो कम से कम कंडक्ट, मतलब 3 सेशन कंडक्ट करा सकता है नॉर्मल केस में। अगर मैक्सिमम गैप जो है वो 6 मंथ्स का आ गया तो 2 सेशन ही होते हैं हमारे। पूछा है सेशंस ईच ईयर कितने कंडक्ट होते हैं? 3 सेशन हमारे होते हैं। ओके, कौन कौन सा होता है? मॉनसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, और बजट सेशन होता है। बजट सबसे बड़ा सेशन रहता है हमारा। मॉनसून का टाइम पीरियड दे दिया यहाँ पर, बजट का टाइम पीरियड। विंटर सेशन सबसे शॉर्टेस्ट सेशन हमारा रहता है, मैक्सिमम गैप हमारा 6 मंथ्स का रहता है। अगर मैक्सिमम गैप 6 मंथ्स का हुआ तो 2 सेशन ही साल में कंडक्ट हो पाएंगे। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने यूके से उठाई थी, इज ऑल्सो रिफर्ड टू अस द वेस्ट मिनिस्टर, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स अकाउंटेबल रहते हैं पार्लियामेंट के। यही रहता है, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेना तो आसानी से क्वेश्चंस होने लगते हैं। देखिए, पार्लियामेंट, फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट, इसके राइट आंसर यहीं पर पिक है 1952। पीछे हमने सिटिंग और मीटिंग भी देखी ना, लोकसभा की और राज्यसभा, लोकसभा दोनों की मीटिंग कब हुई थी? 13 में 1952। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजंस फॉर अ जॉइंट सिटिंग? जॉइंट सिटिंग 108। प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हु डिसाइड्स डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन की बात आएगी, हमने शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में देखा था, 10th शेड्यूल में हमने देखा था। यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट करेगा विद कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हमारा डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है इन केस ऑफ डिफेक्शन, तो लोकसभा से स्पीकर करेगा, राज्यसभा से चेयरमैन करेगा। बट इन केस ऑफ करप्शन हो रहा है तो प्रेसिडेंट करेगा, बट पहले वो कंसल्ट करेगा किससे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज जीरोथ आवर? ये चीज याद रखिए, मैं समझा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन आवर क्या होता है? क्वेश्चन आवर हमेशा रहता है आपका फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग। पहला आवर जो रहता है ना, 11 बजे से 12 बजे तक, वो आपका रहता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर के बाद आपका होता है जीरो आवर। जीरो आवर आपका रहता है 12 बजे से 1 बजे तक दोपहर में। ओके, और 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे पूछे जाते हैं। 3 तरह के क्वेश्चंस कौन कौन से रहते हैं? पहला आपका क्वेश्चन रहता है स्टेयर्ड क्वेश्चन, स्टेयर्ड या स्टार्ट क्वेश्चंस बोलते हैं इसको। स्टार्ट क्वेश्चन रहता है। दूसरा आपका अनस्टार्ट क्वेश्चन रहता है। स्टार्ट इसलिए क्योंकि एस्ट्रिक्स से ये डिनोट होते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन हो गया, इसको डिनोट करते हैं एस्ट्रिक्स से। और ये हो गया हमारा अनस्टार्ट क्वेश्चन। और फिर हमारा शॉर्ट नोटिस आता है। इतना याद रखिए। जो आपका स्टार्ट क्वेश्चन है वो ओरल क्वेश्चंस रहते हैं, ओरली पूछे जाते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन जो है वो आपके रिटर्न क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, रिटर्न रहते हैं ये। और शॉर्ट नोटिस हो गया। सो पूछा हमसे क्या था क्वेश्चन में कि पार्लियामेंट व्हाट इज जीरो आवर? जीरो आवर कौन सा रहता है? फर्स्ट हाफ तो नहीं होगा। टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर, हाँ ये सही है। वही टाइम पीरियड बताया है, अर्जेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। व्हाट इज द quorum लेट डाउन टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ either of the houses of parliament? 1/10 quorum under the article of 100. Consider the following statements about question hour। देखिए, it provides an opportunity for MPs to hold the government accountable, ये सही है।
बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा कंडक्ट क्वेश्चन आवर दोनों जगह होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आर परमिनेटेड इन अनस्टेयर्ड क्वेश्चन, नहीं ये गलत है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का जहां पर भी दिख जाए ना आपको तो वो स्टेयर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो इसका होगा ऑप्शन ए। ओके। विच टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री क्वेश्चन अलाउ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इन पार्लियामेंट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्ट क्वेश्चन या स्टार्ट स्टार्ट क्वेश्चन। और इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, कुछ कुछ लोग इसको स्टार्ट पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको स्टार्ट पढ़ते हैं। ओके। तीन तरीके के क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस। सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज सेशन। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा भी लगा वो बताइएगा कमेंट्स में। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ और इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज के साथ। ओके।